न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक इस वक्त की बड़ी खबर। आज 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। आज मोदी मंत्रिमंडल में 43 मंत्री नए चेहरे के तौर पर दिखेंगे। 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल पहले दो नाम, और इन तमाम नामों की लिस्ट है हमारे पास। पशुपतिनाथ पारस, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, कपिल पाटिल, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, मीनाक्षी लेखी, राहुल कसावा, कौशल किशोर, अजय भट्ट, शांतनु ठाकुर, विनोद सोनकर, पंकज चौधरी को भी मिलेगा मंत्री पद। शपथ लेंगे आज। दिलेश्वर कामत जेडीयू के ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जेडीयू से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर ये भी जेडीयू से, इन्हें भी शामिल किया जाएगा मोदी मंत्रिमंडल में। न्यू ड्रीम टीम के नाम है ये। राजकुमार रंजन, हिना गावित, शोभा करंदलाजे शपथ लेंगे। अजय भट्ट, प्रीतम मुंडे भी शपथ लेंगे। जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर भी शपथ लेंगे। 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो नाम मैं पढ़ रही हूं, जो नाम हम पढ़ के बता रहे हैं, वो लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दिन भर से सबकी नजर है कि कौन से नए चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में। जो तब्दीलियां की जा रही हैं उनकी जगह पर कौन से नए फेस नजर आएंगे। पशुपतिनाथ पारस, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, कपिल पाटिल ये नाम होंगे। और लिस्ट के आने से पहले इस्तीफों का दौर रहा। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये फाइनल लिस्ट निकलकर सामने आई है। हालांकि ये लिस्ट राष्ट्रपति भवन में पहुंच गई है। ये अपडेट हम आपको पहले ही दे चुके हैं। पहले ही राष्ट्रपति भवन ये लिस्ट पहुंच चुकी है। हरियाणा न्यूज के पास ये पूरी सूची, फहरिस्त, जिसमें ये तमाम नाम है। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर जेडीयू के ये भी मंत्रिमंडल में होंगे, शपथ लेंगे। राजकुमार रंजन, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, हिना गावित, शोभा करंदलाजे शपथ लेंगे। अजय भट्ट और प्रीतम मुंडे भी शपथ लेंगे। मीनाक्षी लेखी भी शपथ लेंगी। शांतनु ठाकुर, विनोद सोनकर, पंकज चौधरी शपथ लेंगे। हरियाणा न्यूज के पास सभी नामों की सूची, ये सूची दिखाते हुए, पढ़कर सुनाते हुए बड़ी खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, पशुपतिनाथ पारस, नारायण राणे ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। पूरे देश की निगाह आज कैबिनेट विस्तार पर है। जो तब्दीलियां हो रही हैं, सभी निगाह टिकाए बैठे हैं और पल पल की अपडेट सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। शांतनु ठाकुर, विनोद सोनकर, पंकज चौधरी, लिस्ट सामने है। राजा पटेल जुड़ गए हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, क्रिस्टल क्लियर अब सभी के नाम सामने हैं, चूंकि सूची आ गई है कि कौन कौन से नए चेहरे होंगे मोदी मंत्रिमंडल में। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से लिस्ट कहीं ना कहीं सामने आई है, साफ तौर पर जो 45 जो सांसद हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो मंत्री का पद कहीं ना कहीं मिला है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में 7 मंत्री पद उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 5 मुख्यमंत्री पदों को दिया गया। वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल के कोटे में भी 4 मंत्री, यानी कि साफ तौर पर हर एक राज्य से कहीं ना कहीं मंत्रियों को, सांसदों को यहाँ पर लिया गया है। और आज कुछ देर बाद ही साफ तौर पर जिस तरीके से हरियाणा न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों तक खबरें पहुंचा रहा है, कुछ देर बाद यानी कि 1.5 घंटे बाद साफ तौर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम जो सांसद हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जानकारी ये भी है कि 5 जो मंत्री हैं उनको उनका ओहदा यानी कि उनका प्रमोशन यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है। जी, कौन है वो 5 नाम? अब बिल्कुल साफ तौर पर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, साफ तौर पर उनके कामकाज को देखते हुए कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। और तमाम जो नेता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, कहीं ना कहीं राज्य मंत्री थे, उनको भी यहाँ पर साफ तौर पर हरदीप पुरी, जो कि काफी अच्छा अपने मंत्रालय में उन्होंने काम किया, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोशन की बात कहीं ना कहीं की जा रही है। साफ तौर पर 5 नाम ऐसे हैं, हालांकि कुछ नाम अभी कहीं ना कहीं जो रह रहे हैं प्रमोशन के, जो साफ तौर पर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 5 जो सीनियर लीडर हैं उनके प्रमोशन लगभग तय माने जा रहे हैं। जी, मोदी कैबिनेट के इस दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार है और ये 43 नाम सामने आए। इससे पहले लगभग 1 दर्जन मंत्रियों से इस्तीफा
ले लिया गया, उनकी कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई? कोई आधार बताया गया है, कोई रीजन, या उनका वर्क रिपोर्ट देखकर ये फैसला लिया गया था? और बिल्कुल साफ तौर पर अमिता, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कहीं ना कहीं सभी मंत्री से इस्तीफा लिया गया है। जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि तमाम जो भी मंत्रालय थे, तमाम अलग अलग मंत्री पर इनके रिपोर्ट कार्ड को कहीं ना कहीं देखते हुए साफ तौर पर इस्तीफा मांगा गया। अब साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, अब तो कुछ देर में कैबिनेट का विस्तार होगा। साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से पूरी हो गई हैं। जी, हम लगातार बता रहे थे राजा आपके जरिए कि जेडीयू से, यानी कि जदयू से 4 चेहरे आ सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शुमार किया जा सकता है, और 4 नाम शामिल हैं इस लिस्ट में, यानी खबर पर मुहर। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से सुबह से ही हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर हर एक पल की अपडेट तक हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जेडीयू ने जिस तरीके से कल बागी सुर दिखाने की कोशिश यहाँ पर की थी, जो 16 सांसद हैं जेडीयू के पास, ऐसे में जो नीतीश कुमार का भी बयान जो है मुख्यमंत्री उनका साफ तौर पर सामने आया था कि हम 4 मंत्री कहना चाहते हैं, और 4 जेडीयू मंत्री, चारों जो मंत्री हैं कहीं ना कहीं अब उनको यहाँ पर सांसद हैं, माफ कीजिएगा, उनको साफ तौर पर मंत्री पद यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं जो जेडीयू से उनको साफ तौर पर एक का कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्जा जाएगा, यानी कि बाकी जो 3 है उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा। जो आरसीपी सिंह है उनको कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बनाया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी ठीक है, जब तक ये लिस्ट सामने नहीं आई थी, प्रधानमंत्री आवास पर कई नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका था, क्या ये अभी भी जारी है? राजा पटेल, हेलो जी। जब तक ये लिस्ट सामने नहीं आई थी, प्रधानमंत्री आवास पर कई नेताओं का आना जाना जारी था, क्या ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है? बिल्कुल अनमिका, जिस तरीके से जो मीटिंग थी, तमाम जो सांसद हैं मीटिंग में मौजूद थे। आप फिलहाल मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की यहाँ पर तैयारी कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। अब जो पीएम आवास पर जो नेताओं का जमावड़ा कहीं ना कहीं लगा था, तमाम जो सांसद आप पहुंच रहे थे वहां से निकल चुके हैं। अब कहीं ना कहीं अब तो कुछ देर बाद जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह कहीं ना कहीं शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि निराशा जो लगी है वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा में जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि सुनीता दुग्गल और विजेंद्र सिंह को कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिल सकती है, पर साफ तौर पर हरियाणा से खेमे से कहीं ना कहीं कोटे से निराशा हाथ लगी है। और दूसरी तरफ जो खबर है, रतनलाल कटारिया से भी कहीं ना कहीं इस्तीफा मांग लिया गया है, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज भी दिया है। तो साफ तौर पर हरियाणा में जिस तरीके से लगातार सुबह से कयास लगाया जाता है कि सुनीता दुग्गल को या फिर दूसरे जो सांसद है विजेंद्र सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, पर फिलहाल जो लिस्ट आई है उसमें इन दोनों सांसदों का कहीं ना कहीं नाम नहीं है। जी, शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसकी क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? बिल्कुल अनामिका, तैयारियां पूरी कर ली हैं। साफ तौर पर बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर पूरी तरीके से पालना की जा रही है। साफ तौर पर कोरोना गाइडलाइंस के तहत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से आपने मीटिंग में भी देखा होगा कि साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर अब से कुछ देर में पीएम आवास पर मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम जो सांसद है वो बैठते हुए नजर आए थे। यहाँ तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना की। तो पूरी तरीके से तैयारियों की बात करके पूरी कंप्लीट हो चुकी है। साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं जो लोगों को इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। जी, कैबिनेट विस्तार से ठीक 1 दिन पहले राजा पटेल, मोदी सरकार ने नया मंत्रालय भी बनाया जिसे नाम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहकारिता मंत्रालय। इसका मिशन सहकार से समृद्धि के मंत्र को पूरा करना है। और इस तरह की जो हम नई तब्दीलियां देख रहे हैं, जैसे कि ये नया बदलाव, दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार जिस फॉर्मूले के तहत हो रहा है, इसे देखते हुए राजा पटेल, चूंकि आप फील्ड में हैं, आप लगातार वहां मौजूद हैं, क्या यह कहा जा सकता है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे यूपी में चुनाव होना है, तो चुनावी राज्यों को फोकस किया जा रहा है, जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल अनामिका, चुनावी राज्यों को यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, कहीं ना कहीं चुनाव है अगले साल, ऐसे में तमाम जो मंत्री पद की बात करें तो 7 जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। वहीं गुजरात की हम बात करें, गुजरात में भी कहीं ना कहीं चुनाव है, ऐसे में 5 जो मंत्री पद हैं गुजरात को दिए गए हैं। तो साफ तौर पर फोकस है, साफ तौर पर जहाँ अलग अलग राज्यों में जहाँ पर वहाँ पर साफ तौर पर ज्यादा मंत्री पद यहाँ पर देने की बात की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी ज्यादा तमाम जो सहयोगी दल हैं उनमें से अनुप्रिया जो पटेल हैं उनको भी कहीं ना कहीं मंत्री पद यहाँ पे बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहां से भी कहीं ना कहीं हर एक राज्य से एक मंत्री पद कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। जी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की कमान किसके हाथ में जा सकती है? चूंकि नया मंत्रालय है और सबकी निगाह इस पर भी है, इसका कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या राजा, या ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी? अनामिका, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है और जो कयास लगाए जा रहे हैं एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्योंकि काफी एक्टिव जो है
मिनिस्टर माने जाते हैं अनुराग ठाकुर। तो साफ तौर पर नया मंत्रालय है, ऐसे में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री थे, तो उम्मीद यही की जा रही है कि अनुराग ठाकुर को इसका जिम्मा सौंपा जा सकता है। जी, रखा जा सकता है। और अनुराग ठाकुर पर ही आ रही थी मैं, इनके साथ कुछ और नाम भी है, जैसे कि आपने बताया कि नए चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में और कुछ का प्रमोशन भी होगा, हो सकता है कुछ के विभाग बदल दिए जाए। तो ये एक सवाल, तो विभाग बदलने के जो आसार हैं वो किन किन के नामों के साथ आप देख रहे हैं वो बता दीजिए, अगर कुछ जानकारी मिल पाई है तो। दूसरा सवाल अनुराग ठाकुर से जुड़ा हुआ, अनुराग ठाकुर को ये हो सकता है कि कार्यभार मिल जाए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का, या इनको कुछ अच्छा मिलने वाला है, अच्छा मिलने वाली लिस्ट में इनका नाम है। इनके साथ पुरुषोत्तम रुपाला और जी किशन रेड्डी को भी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी खबर आ रही है। ऐसी कुछ सुगबुगाहट आप देख रहे हैं क्या वहां पर? बिल्कुल नमिता, जिस तरीके से मैंने 5 जो मंत्रियों के नाम बताए हैं जिनका प्रमोशन होना है, साफ तौर पर जिनका आप जिक्र कर रही हैं उन मंत्रियों के नाम शामिल हैं। ऐसे में उनके कामकाज को, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनके बिहार पर कहीं ना कहीं उनको परफॉर्मेंस के बिहार पर कहीं ना कहीं प्रमोशन यहाँ पर दी जा रही है। जिस तरीके से हमने जिक्र किया नए मंत्रालय का, तो साफ तौर पर उम्मीद यही है कि अनुराग ठाकुर के साथ साथ एक और मंत्री कहीं ना कहीं, या तो बात करें हरदीप पुरी, काफी एक्टिव मंत्री हैं और काफी एक्टिव वो कहीं ना कहीं रहते हैं। साफ तौर पर उनको भी कहीं ना कहीं जो नए मंत्रालय कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने बनाया, उनको भी ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दी जा सकती है। मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, हालांकि बने रहिए और कोई भी अपडेट हो तो आप बीच में बोल सकते हैं। राजा पटेल, हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जुड़ गए हैं, मीडिया प्रभारी हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है रणा न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार अनामिका जी, धन्यवाद। डॉक्टर संजय, किस फॉर्मूले के तहत ये बदलाव होने जा रहा है? अब तो लिस्ट भी है हमारे पास, कहा जा रहा है कि चुनावी राज्यों पर फोकस है। अनामिका जी, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ही ये खबरें हमें मिल रही हैं कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है कि कब किसको मंत्रिमंडल में रखेंगे। नहीं, हम तो पूछ रहे सर, सवाल जो विश्लेषण आ रहे हैं उस पर पूछ रहे हैं। हाँ, उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सबके कामकाज की भी समीक्षा होती है, राजनीतिक जरूरतें भी होती हैं, और जिसका जैसा कैलिबर है उसके हिसाब से उसको काम भी दिया जाता है। अब दूसरा, मोदी जो सेकंड है उसको भी अब 2 साल से ज्यादा समय हो गया है। आदरणीय मोदी जी ने जो अपने कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं किया था, तो बहुत से मंत्री, बीच में से कुछ मंत्री गए भी हैं दुनिया छोड़ करके, और कुछ का इस्तीफा भी हुआ था, या और भी बहुत से चुनाव हुए हैं कई राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। तो सबको ध्यान में रख करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी कैबिनेट को रीशफल कर रहे हैं, और ये उनका अधिकार है कि वो किसको कब क्या दायित्व देते हैं, कब किससे क्या दायित्व वापस लेते हैं। नहीं, ठीक है, हम तो आप ही की बात सुनेंगे सर कि आप लोगों को बिल्कुल अधिकार है, प्रधानमंत्री को ये अधिकार है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं और ये तब्दीलियां दिखती हैं, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हालांकि दूसरे कार्यकाल में पहला कैबिनेट विस्तार है। लेकिन आपने एक बात कही डॉक्टर संजय, आपने कहा सबके कार्यों की समीक्षा होती है, तो ये वर्क रिपोर्ट ही थी क्या कि डॉक्टर हर्षवर्धन को भी इस्तीफा देना पड़ा और लगभग 1 दर्जन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? मैं इस बारे में तो मैं इनको टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत और तेजी से प्रगति करे। सब मंत्री जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो और अच्छे बेहतर तरीके से काम करें, और जो कैलिबर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की और सहयोगी दलों के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं, 300 से ज्यादा सांसद हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के भी 80-90 के आसपास सांसद हैं, तो उन सब में से प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसलिए सब प्रतिभाओं का उपयोग देश के विकास में हो, प्रगति में हो, लोगों की भलाई के लिए हो, यही एकमात्र क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उसी आधार पर वो पूरे समीक्षा कर सब लोगों को इस दायित्व देने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, पिछली बार शायद थोड़े से खिसिया गए थे नीतीश कुमार, जेडीयू से 4 नाम है इस बार। इसलिए भी जो हमारे सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों की भी अपनी रहती है कि उनको जैसा जैसा उनके सांसद हैं, जिस तरह की उनकी पार्टी का जो सहयोग है, उसके हिसाब से ही उनका ये तय उन्होंने करना है, उन्होंने किसको मंत्रिमंडल में रखना है, किसको नहीं रखना। उनका कोटा है, उस कोटे के आधार पर जो नाम वो देंगे, चाहे वो नीतीश जी हैं चाहे दूसरे दल हैं, उस आधार पर उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी। लेकिन स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही इसमें सुझाव सबसे बड़ा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही सब चीजों को देखते हैं। बेशक सहयोगी दल किसका नाम देते हैं, किसका नहीं देते हैं, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री जी का वो देखते हैं कि उनका विशेषाधिकार है, वो देखते हैं कि कौन आदमी कैसा है, उसका क्या कैलिबर है, उसका क्या उपयोग हो सकता है देश के विकास के लिए। ठीक है, हालांकि सर जब मैं आपसे इस कार्यक्रम में मुखातिब हुई तो मैंने विश्लेषण पर सीधा सवाल आपसे पूछ लिया। अब मैं जो मेरे जहन में सवाल है, जो लगातार बातें निकल कर आ रही हैं, वो पूछ लेती हूँ उसी सवाल को,
अपने तरह से कि ये जो नया विस्तार हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रणनीति के तहत ये फेरबदल कर रहे हैं, ये हर कोई जानना चाहता है दरअसल डॉक्टर साहब। मैंने वही कहा ना कि इसके बारे में मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अपना मामला है, वो अपने हिसाब से कहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं वो देश के विकास के लिए, देश के लिए क्या अच्छा है उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। उनको अपनी पार्टी से या केवल मात्र कुछ लोगों को एडजस्ट उन्होंने करना है या कोई राजनीतिक लाभ हानि सोचना है, ऐसी उनकी सोच बिल्कुल नहीं है। उनका मात्र एकमात्र लक्ष्य है कि भारत दुनिया का सिरमौर बने, तो भारत आगे बढ़े, और वो आगे तभी बढ़ेगा जब इस देश के लोगों का विकास होगा। देश के लोगों का विकास सरकार ने करना है, सरकार में रहने वाले मंत्रियों ने करना है, इसलिए उन प्रतिभाओं का वो उपयोग करना चाहते हैं जो देश के विकास में योगदान दें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत करती हूँ अरुणा न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मीडिया प्रभारी हमारे साथ अभी जुड़े थे, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो कैबिनेट में तब्दीलियां कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, स्वीकार नहीं रहे हैं इस बात को कि चुनावी राज्यों पर फोकस बनाए रखने के लिए और कई दूसरे मकसद को साधने के लिए इस वक्त ये विस्तार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, किस फॉर्मूले के तहत, किस रणनीति के तहत ये विस्तार? देखिए, कई चीजें एक साथ हैं। ये बात भी है कि आगे चुनाव है 2022 में, इसके अलावा भी फिर 2024 का चुनाव तो है ही है। इसके अलावा ये भी है कि कई लोग अभी इस मंत्रिमंडल में उसकी वैकेंसी थी, काफी लोग पहले से ही नहीं थे, कुछ लोग आकर के निकल गए थे, कुछ का डेथ हो गया था, कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से इतना बेहद हमारा देश है और जिस तरह से यहाँ की समस्याएं हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में तो किसी भी सरकार को रखना ही पड़ता है। तो ये सारी चीजों को का ही समावेश है ये, और ये कोई नई बात नहीं है। बराबर ये होता रहा है कि बीच में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहा है किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान। 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है, तो उसको यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात के भी नाम है, खासकर इन 4 राज्यों पर फोकस बताया जा रहा है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी के इलेक्शन का को तो ध्यान में लोगों ने रखा ही होगा, लेकिन ये है कि ये जितने भी लोग आएंगे ये सब यूपी से तो आएंगे नहीं, वो सभी राज्यों से होंगे। लेकिन जो फोकस है, और फोकस में इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे अगर यूपी में योगी जी को आना है, भाजपा को आना है, अब उसके लिए ये हर उस तरह की कवायद जरूर करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर से किया जा सकता है, परंतु ज्यादातर चीजें डिपेंड करती हैं योगी जी के पर खुद। लेकिन यही मौका है ना सरकार के पास वहाँ सियासी समीकरण दुरुस्त करने का। बेशक बेशक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यही मौका है और ये इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ये तो मेरा खुद का भी आकलन है कि जो यूपी से जो भी लोग लाए जाएंगे उनमें वहाँ की जो जाति वर्ग के लोग हैं जिनकी जरूरत है, जिनको लाना संभवतः ये चाहेंगे, जहाँ कुछ लोगों में कुछ नाराजगी है, ये वो सब बातें हैं और वो सब बिल्कुल बिल्कुल। सब तो आपने एक बात कही प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि केवल यूपी से तो लोग हैं नहीं, और भी जगहों से नाम है, लेकिन जहां जहां से नाम है सबके साथ कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही है कि पूरा होमवर्क किया गया है इस कैबिनेट विस्तार से पहले। जैसे आप देखिए, मैंने कहा बंगाल का नाम लिया, शांतनु ठाकुर के नाम की बात है, वहां से मथुआ समुदाय में इनका खासा प्रभाव है। वहां से वो चाह रहे हैं कि जो दीदी की राजनीति है उसका एक चैलेंज वो बरकरार रखे, बनाए रखें। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये एनालिसिस जो आपका है, ये मैं इससे सहमत हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि ये अब जैसे बंगाल है, बंगाल को तो अभी ये बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते थे क्योंकि बातें वहां तो निकल चुकी हैं, लेकिन वहां भी लोगों ने उसको ध्यान में रखा है। इसलिए ध्यान में रखा है कि 24 भी है, और 24 ही नहीं, ममता बनर्जी खुद जो है वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है भाजपा के लिए। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो भी उनको चैलेंज कर सकते हैं उनको ये जरूर अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। और ऐसा ही दाव महाराष्ट्र में खेल दिया है नारायण राणे के नाम के साथ, उनका भी लिस्ट में नाम है। कभी शिवसेना में थे, आज शिवसेना के धुर विरोधी हैं, एकदम कट्टर विरोधी हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा कितना गर्म है आपको बेहतर पता है। इस वक्त महाराष्ट्र में मराठा नेता के तौर पर टीम में जगह दे दी उन्हें। बिल्कुल, उतना ही नहीं, वो कांग्रेस में भी रहे हैं और इसलिए उनका अपना एक्सपीरियंस काफी वाइड और वास्ट है।
वो महाराष्ट्र की राजनीति को जितना बेहतर बता सकते हैं और वहाँ के लिए जितना कुछ कर सकते हैं भाजपा के कंटेक्स्ट में, वो भाजपा समझ रही है। हालांकि उन पर कई चार्जेस भी आए हैं, लेकिन वो चार्जेस का कोई मतलब नहीं होता है जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता है। तो इसलिए वो इरेलीवेंट है और इसीलिए संभवतः उन्हें लाने की कवायद हो रही है। वो संभवतः वो आ ही रहे हैं। तो और महाराष्ट्र कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी जानते हैं, खास करके जब ये इनके हाथ से बिल्कुल बनी बनाई खाली छूट गई थी शिवसेना की वजह से, तो इसे निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि आगे कैसे इसे वापस लाया जाए। अगर बीच में सरकार को गिराना हो या फिर आगे जो चुनाव हो उसमें ये इनको किस तरह से साधा जाए, ये सब चीजें जरूर उनके ध्यान में होगा और मोदी जी के और जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं। इससे भी ज्यादा गहन होमवर्क मुझे लगता है कि किया गया है। जैसे आप देखिए कि ज्यादातर युवा चेहरे हैं, शिक्षित हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इन लोगों को मौका दिया गया है जिन्हें अपने राज्यों में पहले से ही प्रशासनिक अनुभव है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ प्रोफेसर अजय? ये बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। ये आधी एक बात तो है, जैसे जिन लोगों को प्रशासनिक अनुभव है उस तरह के तो लोग हैं ही हैं। इसके अलावा वैसे लोगों को भी लाने की बात हो रही है जो हम लोग सुन रहे हैं। उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव ना भी है, कई टेक्नोक्रेट्स हैं। तो इन लोगों को भी लाने की कोशिश की जा रही है। और उनके क्योंकि अभी जैसे अब वो उस तरह से प्रशासन चलता नहीं जैसे पहले चला करता था। अब प्रोफेशनलिज्म का जमाना आ गया है और इंडिया को अगर compete करना है दुनिया के दूसरे राज्यों से और खास करके बड़े देशों से, तो आप जान ही रहे हैं कि अभी हम लोग किस तरह से बड़े देशों से compete कर रहे हैं। हर जगह जीडीपी का मामला हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मामला हो या डिफेंस का मसला हो, तो हर जगह। और वहाँ जब तक शीर्ष पर वैसे प्रोफेशनल्स नहीं बैठेंगे जिन्हें की चीजों की जानकारी है या कम से कम इंटेलिजेंटली उसको हैंडल कर सके वो लोग, तो मोदी जी गो गेटर हैं। वो चाहते हैं कि अगर ऐसे लोग हमारे मंत्रिमंडल में आएंगे तो वो पूरे देश के लिए अच्छा होगा, उनके मंत्रिमंडल के लिए तो अच्छा होगा ही। अच्छा, सुबह तक ये था ना प्रोफेसर साहब की आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। एकाएक हमने देखे धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे होते गए, 11 तक ये आंकड़ा पहुंचा। ठीक, लगभग 1 दर्जन इस्तीफे हो गए। तो ये केवल विस्तार नहीं बल्कि फेरबदल भी हम इसको कह सकते हैं मंत्रिमंडल में, चूंकि कुछ के प्रमोशंस भी तय हैं जिनमें 4 नाम सबसे आगे हैं और कुछ के विभाग हो सकता है कि बदल दिए जाएं। तो इसे विस्तार के साथ साथ हम फेरबदल भी कहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूरी तरह आपकी इन बातों में मेरी सहमति है। और जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। ये सारे लोग जो एनालिसिस करते हैं वो समझ सकते हैं कि ये मंत्रिमंडल जस्ट एक ड्रीम पर नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे एक लंबी कवायद मोदी सरकार ने की है, खुद मोदी जी ने की है। पूरा एनालिसिस किया है, कई बार मंत्रियों को बुलाया है, उनके कामकाज को देखा है, उनका लेखा जोखा किया है। तो जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने टारगेट रखे हैं इस सरकार के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कौन से लोग कारगर हो पाए और कौन उसमें कम रह गए, और कम जो रह गए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या वो आगे कर सकते हैं या नहीं। तो अगर उन्हें लगा है कि वो लोग शायद आगे भी नहीं कर पाएंगे तो उन्हें ड्रॉप ये कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि कई लोग रिजाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि जगह खाली होगी तो फिर जो नए लोग आ रहे हैं उनको वो जगह दी जाएगी और फिर उनकी बुद्धिमानी का इस्तेमाल होगा। 2 सवाल हैं, अभी समझ नहीं आ रहा पहला कौन सा पूछूं, लेकिन एक एक करके पूछ लेती हूँ सर। 11 इस्तीफे और 43 लोग शपथ लेंगे तो निश्चित तौर पे ये कई गुना ज्यादा के आंकड़े हो जाते हैं, यानी बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार है। अब इसको क्या समझा जाए? ये हर जगह की एक सियासी समीकरण को बैलेंस करने की कोशिश की गई है चुनावी राज्यों पर फोकस के अलावा, या प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर नहीं संभाला गया तो अगर जो इस्तीफे हुए हैं वो कार्यों की समीक्षा करके हुए हैं तो काम और गड़बड़ हो जाएगा, काम करने के लिए लोग ज्यादा चाहिए। आपको क्या लगता है? बेशक, देखिए 2 साल मोदी सरकार का निकल चुका है, अब इनके पास 3 साल है। और जो लास्ट ईयर होता है वो एक तरह से चलने चलाने वाला साल होता है, इसलिए आप उसे नहीं काउंट करें। तो 2 साल ही प्रैक्टिकल इनके पास और है जिसमें ये बेहतर तरीके से जो भी काम करना चाहते हैं कर पाएंगे। वैसी स्थिति में जितने खाली जगह पहले से भी काफी रहे हैं, करीब करीब मुझे लगता है कि 20 से 22 सीटें पहले से ही खाली हैं। तो वो हैं, फिर कुछ लोगों को हटाया गया है, कुछ और जो लाया जा रहा है।
तो देखिए अब इसमें और वैसे भी इसे मैं बहुत बड़ा मंत्रिमंडल इसलिए नहीं मानता हूँ अभी भी कि जो हमारा 10% का मंत्रिमंडल का साइज निर्धारित है संविधान में, जो संशोधन करके जो लाया गया है हमारे यहाँ, तो उस हिसाब से ये ठीक है, वो उसको तो पार कर नहीं रहे हैं, तो उसके तहत ही ये सब काम हो रहा है। और इतने बड़े देश में जहां हमारी आबादी अब करीब करीब अगर इस साल अगर अभी जनगणना होती तो हमारी सर एक छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि 20 नाम लग रहे थे, 20-22 नाम होंगे, लेकिन 43 हो गए। तो जो अभी हमारे पास तस्वीर है वो ये कि 43 नाम पक्के हैं, और वो नाम कौन कौन से जो शपथ लेंगे। अब सस्पेंस इस पे है कि किसे क्या पदभार मिलेगा इनमें से, उसको लेकर बात की जा रही है। तो अब ये बातें निकल कर आने लगी हैं कि दलित और पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व से एक बड़ा मैसेज देने की प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि 25 ओबीसी मंत्री हो। इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, देश में अगर आप जो कास्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो करीब करीब 16% शेड्यूल कास्ट हैं, 9% के आसपास शेड्यूल ट्राइब हैं सारे मिला करके। तो ये इनकी जनसंख्या एक साइजेबल जनसंख्या है। अगर आप इसे भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अगर सरकार में रह करके, तो इन सबको करना जरूरी है, लाजमी है, इसलिए कि ये एक तबका है जो अभी भी पिछड़ा हुआ है, इससे आगे लाने की जरूरत है। बिल्कुल, और जो लोग इन सब चीजों को खुद भुगत रहे हैं वो बेहतर उनके लिए काम कर सकते हैं, जिन्होंने दूर दूर से देखा है। या उम्मीद तो यही रहेगी कि जितने तमाम नाम आ रहे हैं बहुत बेहतर काम करें। बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने, बहुत बेहतरीन बातचीत रही। अपडेट्स के साथ आगे भी बने रहेंगे, फिलहाल यहीं रुक रहे हैं।